स्टूडेंट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट सर्कुलर कोन। अब भैया कोन आ गया, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एक कोन है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। हैड अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करना है और उसमें यूज क्या करना है, यूज पाई इज इक्वल टू 33.14, ठीक है ना। ये अपन को यूज करना है। अब ये अपने डायग्राम बना लिया इसका कोन का। रेडियस हो गई इसकी r, हाइट हो गई h और स्लांट हाइट हो गई l, ठीक है ना। इसको नाम दे दिया मैंने VAOB, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आगे क्या है, हमने लेट कर ली हाइट, जो डायग्राम बनाया है h, स्लांट हाइट लेट कर ली हमने स्मॉल एल, और रेडियस ऑफ द बेस हमें दे रखी है कितनी है। रेडियस ऑफ द बेस क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और जो CS है, CS बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमें गिवन है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है वीडियो में जाके देख सकते हैं, पाई आर एल फॉर्मूला है इसका। अब CSA कितना दे रखा है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 47.1 यहाँ पुट कर लिया। पाई आर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पुट कर लिया। और एल हमें पता नहीं है तो सबसे पहले एल निकालेंगे हम। तो एल हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। 47.1 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 3 इंटू एल। एल इज इक्वल टू 47, 3.14 और 3 ये नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल आ जाएगा। एल हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर का ये। अब हम कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे, VOA। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो बड़ी साइड यानी कि VA इज इक्वल टू VO का स्क्वायर, VA का स्क्वायर इज इक्वल टू VO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लिख ली। तो VA इज इक्वल टू L स्क्वायर है, VO इज इक्वल टू H है और AO इज इक्वल टू क्या है हमारा R, जो कि रेडियस है कोन की। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने जो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका यूज होगा हर कोन के फॉर्मूला में। L हमने निकाल ली थी यहाँ से 5, H हम निकालेंगे यहाँ पे, R हमें पता है 3, हमने वैल्यू पुट कर दी। 25 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 को इधर ले गए इज इक्वल टू H स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस कर 16 H स्क्वायर, H इज इक्वल टू रूट 16 आ गया। तो H इज इक्वल टू 16 से बाहर निकल आएगा 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, ठीक है ना। तो ये वही जो करा है हमने, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये नहीं लिखा है मैंने क्योंकि अब आप समझ जाएंगे। उसके बाद 4 4 से 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 रख लिया, पाई की वैल्यू सेम रख ली। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया इंटू एच, जितना हमने निकाला था यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, वो 4 रख दिया। 3 से तो एक 3 कट जाएगा, एक 3 बचेगा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.68 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है ना। फॉर्मूले में बताया हुआ है मैंने, इन क्यूब की जो साइड होती है वो हमेशा, वॉल्यूम की जो साइड होती है वो हमेशा क्यूब फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कोन जो है वो कितना आ गया 37.68 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 7वें सवाल पे आते हैं। 7वां सवाल जो है 7th क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मेटेलिक, फिर से एक मेटेलिक स्फीयर है और उस स्फीयर की रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। और उसको रिकास्ट करा गया है, मेल्ट करा गया है, गलाया गया और फिर रिकास्ट करा गया है इन द शेप ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर की रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब बताओ भैया हाइट ऑफ द
सिलेंडर क्या होगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हाइट मान ली हमने, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी h सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें निकालनी है। उसके बाद क्या करा हमने, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये दोनों बरोबर रहेंगे। जब ये दोनों बरोबर रख दिए भैया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर की रेडियस क्या है, सिलेंडर की रेडियस यहाँ दे रखी है, ठीक है ना। किसमें रिकास्ट करा गया, सिलेंडर में। कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 यहाँ रख दिया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 6 स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर पे कितना रेडियस है, 4.2 सेंटीमीटर, या 4.2 का क्यूब कर दिया। सिंपल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच को यहाँ पकड़े रहे, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार ये लिख लिया। 6 है और क्या है यहाँ पे, 3 पहले का है, तो 3 पहले का लिख लिया और 6 2 बार यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 1.2 बार, 1.4 बार, 6 7 जा 42.7 आ गया, 0.7 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई 2.744 सेंटीमीटर। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, अब सब सरल ही है। 8th क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर दे रखे हैं हमें, 3 रेडिया दे रखे हैं अलग अलग, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इन तीनों अलग अलग रेडियस के 3 अलग अलग मेटेलिक स्फीयर। फिर से भैया वही काम करा, तीनों को गला दिया, जबरदस्ती गलवा रहे हैं, यही करवाते रहेंगे और यही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो भैया तीनों को गला दिया और गला के यहाँ पे एक अच्छा काम करा कि स्फीयर ही बनाया और एक बनाया, तो एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया। अब जो स्फीयर जो बन के आया उसका आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। मतलब तीनों अलग अलग रेडियाई के मेटेलिक स्फीयर थे अपने पास, उन तीनों को आपने क्या क्या कर दिया, गला दिया, और गलाने के बाद मेल्ट करके एक स्फीयर बना लिया। एक स्फीयर जो बनाया है उसकी आपको रेडियस निकालनी है। तो सिंपल सा काम करा हमने, जो नया रिजल्टिंग स्फीयर जो हमारा गलाने के बाद पूरा कंबाइंड हो गया, एक स्फीयर जो आएगा उसकी रेडियस हमने मान ली r सेंटीमीटर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब तीनों को मिला के एक स्फीयर बनाया है तो जो नया स्फीयर बन के आया होगा उसका वॉल्यूम और तीनों के वॉल्यूम का सम बरोबर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो तीनों को मिला के बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर मतलब जो बन के आएगा इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इन सारी वैल्यूज को मिला के जो स्फीयर, इनका वॉल्यूम तीनों का अलग अलग निकाल के अगर हम प्लस कर दें, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। अब वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर के, अब कहानी क्या कर रहा है, वॉल्यूम पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिया, आर हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। रेडियस जो नया बन के आया है, बाकी जो 3 है उनकी रेडियस हमें पता है, उनकी रेडियस में रख दी। 4/3 पाई 6 क्यूब, 4/3 पाई 8 क्यूब, 4/3 पाई 10 क्यूब। 6 8 10 इसलिए रखा क्योंकि ये 3 रेडियस हमें दे रखी थी, 6 8 एंड 10 तीनों रख दी। ठीक भाई, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 4/3 पाई सब में है, इसमें भी है भैया, इसमें भी है भैया, इसमें भी है। और क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई भी कॉमन है तीनों में। तो 4/3 और पाई ये इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा इसके 6 का क्यूब, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये तीनों बच गए। 4/3 से 4/3 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा, आर क्यूब बचा। तो आर क्यूब बरोबर 216, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, और ये तो बहुत कठिन है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है ना। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। अब हमने क्या करा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूब रूट हमने ले लिया। क्यूब रूट लेने के बाद क्या करा, 1728 के फैक्टर निकालेंगे हम लोग। जब फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे हम कि 12 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1728 आता है। ठीक है,
अब 1728 आएगा तो r इज इक्वल टू 12 इसमें से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर 3 है और यहाँ r क्यूब की पावर 3 है। रेशनलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये वाली पावर 1/3 हो जाती है, ये 3 होती है तो 3 से 1/3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे r आ जाता है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी रेडियस किसकी, जो नया स्फीयर आपका इन तीनों स्फीयरों को गला के मिला के बनेगा उसकी रेडियस आपकी जो नई की आएगी वो आएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब ये तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं बताना भूल गया था, आपको जो अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो या तो NCERT के हैं या CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनके बाहर कहीं कुछ नहीं आ सकता, इसकी गारंटी है। आराम से एक एक सवाल स्टेटमेंट के सहित आपको करवाएंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जल्दबाजी में तो बच्चे करा देते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर स्टेटमेंट में क्या लिखें, लिखना नहीं आ रहा, सॉल्व करना तो आ गया, कैसे क्या करें। पर बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो आपको स्टेटमेंट लिखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, 2 स्फीयर हैं। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। दोनों का वेट दिया है, वेइंग 1 kg एंड 7 kg, ठीक है ना। दोनों का वेट दिया है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। एक स्फीयर की बस रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 3 सेंटीमीटर। द 2 स्फीयर आर मेल्टेड, फिर से दोबारा दोनों स्फीयर गला दिए और गला के एक नया स्फीयर बना दिया। अब उसका डायमीटर निकालना है। अब दोनों जो स्फीयर हैं उनके हमें रेडियस नहीं दे रखे, रेडियस केवल एक स्फीयर का दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, दोनों का मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है, एक का है भैया 1 kg, दूसरा जो गोला है जो स्फीयर है उसका जो मास है वो है 7 kg। तो अब हमें मास से कैसे रेडियस निकालनी है, थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, रुलाएगा, थोड़ा सा रुलाएगा फिर ध्यान हो जाएगा, जिसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व होती है। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के मटेरियल पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, तो जिसके जितने पास होते हैं उसकी उतनी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे लोहा होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। और जिस किसी एलिमेंट के या पदार्थ के पार्टिकल दूर होते हैं तो भैया उसकी डेंसिटी कम होती है। जैसे पानी की डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू लोहा। वुड की डेंसिटी लोहे से थोड़ी सी और कम होती है क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं। तो ये होती है डेंसिटी। एक पर्टिकुलर एरिया में आप क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल को रखना है तो उसके पार्टिकल कितने सारे उस पर्टिकुलर एरिया में है, दैट इज कॉल्ड देयर डेंसिटी। पार्टिकल जितने पास होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें वेट दे रखा है और केवल एक स्फीयर का रेडियस दे रखा है और कह दिया भैया दोनों को गला के एक मिला दिया और अब बताओ नया जो स्फीयर बना है उसकी रेडियस कितनी है। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इससे ही कहानी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब लेट हमने करा रो विद द डेंसिटी मास पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मास पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब काट लिया उस मटेरियल में से। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या होता था, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती थी, उसका एक क्यूब काट के बाहर निकाल लिया और वो पार्टिकल्स उस क्यूब में जितने हैं वो उसकी डेंसिटी कही जाती है, ठीक है ना। ऐसे तो हम नहीं कह सकते लिखने में मैथमेटिक्स में कि जितने पास पार्टिकल, तो ये अब लिखने वाली बात पे आ गए कि मास पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूब अगर हम उस पार्टिकल का ले लें तो उसके पार्टिकल जितने पास हैं वो उसकी डेंसिटी हो जाती है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको वुड का और लोहे। तो हमने उस डेंसिटी को क्या मान लिया, वो ये सिंबल होता है डेंसिटी को दिखाने का, मेटल, ठीक है, जिसके स्फीयर बने। आगे चलते हैं। हमें दोनों स्फीयर्स के वेट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हमने छोटा वाला स्फीयर ले लिया जिसकी हमें रेडियस भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 1 kg, इसी से काम हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका और 1 kg उसका वेट है। यहाँ पे दे रखा है द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर कौन सा है, 1 kg वाला, उसकी रेडियस कितनी है। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दोबारा बोल रहा हूँ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कितना दे रखा है, 1 रख दिया भैया,
फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है स्फीयर का, अब याद हो गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है, छोटे स्फीयर की क्वेश्चन में दे रखी है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसमें डेंसिटी का और मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने डेंसिटी क्या मानी थी, रो जाओ, रो डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया भैया। अब इसको जब सॉल्व करा तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, पाई नीचे आ गया, और ये 3 का क्यूब ये भी नीचे आ गया, 1 2 3 इक्वल टू रो। 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 4 3 या 12 12 3 या 36, तो 36 पाई इक्वल टू रो। ये डेंसिटी आ गई मटेरियल की, कि मटेरियल के पार्टिकल कितने पास पास है भैया, 1/3 36 पाई, ये डेंसिटी आ गई। अब इसमें गौर करने वाली क्या बात है, जो डेंसिटी है वो मटेरियल की एक ही रहती है, चाहे उसके 2 मटेरियल ले लो, लोहा है, अगर एक ही लोहा है और लोहे से 2 चीज़ें 2 स्फीयर बने और दोनों स्फीयर्स को गला के एक स्फीयर बना दी गया, तो ऐसा नहीं है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वुड जैसी डेंसिटी आने लग जाए, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो बस यहीं से हम अपना मामला फिट करेंगे। डेंसिटी आ गई हमारी रो कितनी आई, 1/36 पाई। अब हमने बड़ा रेडियस, बड़ा स्फीयर जो हमें मिला है, उसकी हमने रेडियस मान ली r, लेट r बी द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 1 kg और 7 kg के स्फीयर को गला के मिला के नया स्फीयर बनाया है। तो एक था 1 किलो का, एक था 7 किलो का, दोनों को मिला के अगर गला के और फिर बनाएंगे बड़ा स्फीयर, तो कितने किलो का बैठेगा, जाहिर सी बात है भैया 8 किलो का। जब 1 किलो का और 7 किलो की चीज़ को गला के दोबारा मिलाएंगे तो 8 किलो का ही तो बैठेगा, 8 किलो का यहाँ बैठ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। डेंसिटी लोहे की, जो भी मटेरियल का ये बना है, सेम मेटल, क्या लिखा है, स्फीयर ऑफ सेम मेटल। तो जो भी मेटल यूज करा गया हो उसकी डेंसिटी निकल के आ गई, वो जो नया बनेगा उसकी भी वही रहेगी, डेंसिटी चेंज होगी नहीं। तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया दोबारा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कितना हो गया, जो नया स्फीयर बना है उसका 8 रख दिया, वॉल्यूम का वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हमें पता नहीं है इसलिए आर क्यूब रख लिया, इसलिए इनटू डेंसिटी। डेंसिटी भैया सेम रहेगी, इसलिए चुपचाप उठा के यहाँ पे रख दी, बिल्कुल किसी को कानों खबर ना हो, रख दी। अब भैया आर क्यूब को हम यहाँ पकड़े रहे, 8 को यहाँ पकड़े रहे, 3 ऊपर चला गया, 36 ऊपर चला गया, 36 और पाई ऊपर चला गया। यहाँ नीचे क्या क्या आ गया, 4 बेचारा नीचे उतर आया और पाई नीचे उतर आया। आर क्यूब को यहाँ पे हम पकड़े रहे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 9 36, क्या बचा 8 3 एंड 9। 8 को हमने 2 × 2 × 2 लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया और 9 को 3 × 3 लिख दिया, इक्वल टू आर। दोबारा क्यूब रूट ले लिया, 3 बार 2 3 बार 3, अब नहीं बताऊंगा, 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 3 हो गई, यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से 3 बार आ गया, यहाँ से आर क्यूब बाहर आ गया, आर बाहर आ गया। तो आर बरोबर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर। डायमीटर पता है रेडियस का दुगना होता है, इसका दुगना कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इसमें बस यही क्वेश्चन ध्यान रखिए आप, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसी पदार्थ की नहीं बदलती, मेटल की नहीं बदलती। जब क्या कहते हैं, किसी चीज़ को गला के दोबारा रिकास्ट करा जा रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ये मेन चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है ना। तो ये आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगेगा दिमाग, आप चिंता ना करें आप लोग। तो यहाँ पे 500 पर्सन आर टेकिंग डिप इनटू अ क्यूबॉइडियल पाउंड। 500 लोग इकट्ठे जाके एक क्यूबॉइड की शेप का, कौन सी शेप का, क्यूबॉइड की शेप का पाउंड है, उसमें डुबकी लगा रहे हैं, डिप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डुबकी, विच इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। ठीक है, 80 मीटर उसकी लंबाई है और 50 मीटर क्या है, चौड़ाई है। What is the rise of water level in the pond? If the average displacement of water by a person is, अगर एक आदमी, जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा बाल्टी में पानी होता है और बाल्टी में आप अपने हाथ को डालते हैं तो बाल्टी का पानी राइज हो जाता है, राइज होता है कि नहीं होता है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाउंड तो बहुत बड़ा है, बाल्टी तो है नहीं, वो पाउंड कितना बड़ा है, 80 मीटर × 50 मीटर, इतना लंबा पाउंड है। अब उसमें कितने लोग नहा रहे हैं, 500 आदमी नहा रहे हैं।
तो कह रहे हैं अब उस पाउंड में एक आदमी भी अगर डुबकी लगाएगा तो पानी थोड़ा सा तो बढ़ेगा, पर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और ब्रेथ बहुत ज़्यादा है तो पानी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इसमें 500 आदमी इकट्ठे डिप लगा रहे हैं, मतलब 500 आदमी उसके अंदर उतरे हुए हैं, तो पानी का लेवल बढ़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, बाल्टी में पत्थर डाल देते हैं तो पानी का जो लेवल है वो राइज हो जाता है। वो थी एक कहानी बचपन में सुनी थी कि जो कोया था उसने एक एक पत्थर उठा के मटके में डाल दिया था तो पानी ऊपर आ गया था और उसने पानी पी लिया था। तो 500 आदमी इकट्ठे उसमें अंदर नहा रहे हैं तो पानी तो बढ़ेगा उसका। अच्छा, पानी भी किस शेप में बढ़ेगा ये थोड़ा सा समझिए। आपको लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। अब जब 500 आदमी उसके अंदर जाएगा तो पानी बढ़ेगा तो वो क्यूबॉइडियल शेप में ही बढ़ेगा, क्यूब की शेप में बढ़ेगा, पर हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है कितना बढ़ेगा। तो लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है और लोग उसके अंदर डूब रहे हैं, अपना आराम से नहा रहे हैं, चकाचक मस्ती ले रहे हैं, तो पानी का लेवल राइज होगा और वो क्यूबॉइडियल पाउंड में ही होगा। तो वो भी जो बनेगा राइज होके वो एक तरीके का क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। अब एक आदमी कितना पानी ले रहा है, एक आदमी कितना पानी हटा रहा है अपनी जगह। जब आप पत्थर डालते हो तो उसमें पानी कितना राइज होता है, जितना पत्थर वॉल्यूम को ग्रैब करता है उस बाल्टी के अंदर। मतलब मान लीजिए आपने पत्थर डाला एक, तो पत्थर का जितना वॉल्यूम होगा, या ईंट डाली, ईंट की जितनी वॉल्यूम होगी, या कोई भी चीज़ डाली उसका जितना वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम के बराबर ही पानी का वॉल्यूम राइज करेगा। तो एक आदमी यहाँ पे कितना वॉल्यूम के पानी को डिस्प्लेस्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या, इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय पर्सन, एक आदमी कितने पानी को हटा रहा है, 0.04 मीटर की, इतने पानी को हटा रहा है अगर एक आदमी। तो उसमें और अच्छा, इसमें डुबकी कितने लगा रहा है, 500 आदमी लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को चलाना है बस। हमने लेट कर लिया, लेट द राइज इन द वाटर ऑफ द पाउंड भी h मीटर, हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि h मीटर का लेवल उसका बढ़ जाएगा। h मीटर का लेवल जब भैया बढ़ जाएगा उसमें, तो एक छोटी सी बात समझिए, राइज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाउंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500%। अब ये थोड़ी सी कहानी, इस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक आदमी अगर मान लीजिए एक पत्थर आपने एक बाल्टी में डाला तो पानी कितना राइज होगा, बाल्टी में पानी राइज होगा कि नहीं होगा, वो कितना राइज होगा, वो उतना राइज होगा जितना वॉल्यूम किसका होगा, पत्थर का। उस पत्थर को फिर से निकाल लें तो पानी नीचे हो जाएगा, कितना नीचे हो जाएगा, जितना वॉल्यूम उस पत्थर का। तो यहाँ पे मैंने कहा है राइज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाउंड, पाउंड के अंदर जो पानी की जो बढ़ोतरी होगी, जो राइज होगा पानी का, उसका जितना वॉल्यूम होगा वो सीधी बात है किसके बराबर होगा, जो 500 आदमी नहा रहा है उसके अंदर, उसके वॉल्यूम के बराबर, जितना वो पानी को डिस्प्लेस्ड कर देंगे। अब एक आदमी कितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, 0.04 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैंने एलबीएच लिख दिया, लेंथ दे रखी है मुझे पाउंड की, ब्रेथ दे रखी है, हाइट तो मुझे निकालनी है कि कितना राइज हो जाएगा, तो वो मैंने ऐसे कैसे रख लिया, इंटू 500। क्यों, क्योंकि 500 आदमी है और एक आदमी कितने पानी को हटा रहा है, इतना। 500 आदमी कितने वॉल्यूम को हटा देगा पानी के, 500 इंटू 0.04, ठीक है, इतना वॉल्यूम हटा लेंगे 500 आदमी मिलकर। और किस में हटा रहे हैं, पत्थर हम किस में, बाल्टी में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ बाल्टी तो है नहीं, यहाँ पे क्या पाउंड है, तो पाउंड में डाल रहे हैं। तो पाउंड की एल हमें दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, एच तो हमें निकालनी है, राइज इन द वाटर निकालना ही है, वो कर लिया, इज इक्वल टू 500 इंटू 0.04, एच इज इक्वल टू 500 और 0.04 ऐसा कैसे लिखा रहने दिया, 80 नीचे दिया, 550 नीचे दिया, एच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। देखिए इतने बड़े पाउंड में अगर 500 आदमी भी इकट्ठा नहा रहा है तो केवल पाउंड में कितना राइज हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। कितना, 0.5 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना सा राइज हो रहा है, समझ रहे ना आप। लेकिन अगर यही छोटा पाउंड होता तो वो राइज जो पानी का लेवल था वो बढ़ जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो।